तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, सेंटर ऑफ बेयोंसी। देखो, आपने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा। आपने देखा था कि कोई भी बॉडी है तो लगभग उसका सेंटर ऑफ मास मिडल पे होता है, जहां पे सारा का सारा मास कंसेंट्रेट होता है इस पॉइंट पर। और इसी पॉइंट पर फिर सारा का सारा मास अगर कंसेंट्रेट है तो मान के चलते हैं, अगर इस पे ग्रेविटेशन फोर्स है तो mg मान के चलते हैं बच्चों, इस तरीके से। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एक सेंटर ऑफ बेयोंसी होता है। बेयोंसी का कॉन्सेप्ट केवल लिक्विड फॉर्म में ही आएगा, मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में सिंक करेगा या फिर उसमें फ्लोट करेगा तभी बेयोंसी का कॉन्सेप्ट आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका बच्चों एक लिक्विड तो होना ही होना चाहिए, लिक्विड के बिना तो बेयोंसी फोर्स नहीं आएगा। तो उसके लिए समझते हैं। देखो, मान के चलो कि एक सरफेस है। इस सरफेस में मैं मान के चल रहा हूं कि एक इसमें पानी है बच्चों, पहले तो फ्लूइड है मान के चलो, ठीक है। और इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट सिंक हो गया है यहाँ पे, ठीक है। एक मान के चलो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है, या सेमी ऑब्जेक्ट है, तो ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट बच्चों ऐसा है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर मास कहाँ पे होगा बच्चों? बिल्कुल मिडल पर होगा। बिल्कुल मिडल पर होगा तो डेफिनेटली mg फोर्स होगा। ये भी ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर मास कहाँ पे होगा बच्चों? मिडल पर होगा, जो कि mg पर है। इस ऑब्जेक्ट का लगभग लगभग मान के चलो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे मान के चल लो। और इसका बच्चों mg नीचे की तरफ, मास m1 m2 m3 अलग अलग लिख सकते हैं, हमें इसका कोई मतलब नहीं है। हमें तो समझना है बेयोंस फोर्स। देखो, तो बेयोंस फोर्स क्या होता है, ध्यान सुन लो। बेयोंस फोर्स क्या होता है? वो एक पॉइंट होता है, ये भी सेंटर पॉइंट होता है, लेकिन वो इमर्ज पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। इमर्ज पार्ट, जितना पार्ट ऑफ बॉडी लिक्विड के अंदर है उसी का ही सेंटर पॉइंट लेना है। जितना पार्ट बॉडी के अंदर है उसका ही सेंटर पॉइंट लेना है। जैसा कि ऑब्जेक्ट ए है, ये वाला, ये तो पूरा का पूरा ही लिक्विड के अंदर है। अगर पूरा का पूरा ही लिक्विड के अंदर है तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ बेयोंसी फोर्स बिल्कुल सेम होगा एज टू सेंटर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि सर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा इमर्ज है इसके अंदर। तो सेंटर ऑफ मास बताएगा, सेंटर पॉइंट ही बेयोंस फोर्स बताएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पार्ट इमर्ज है। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो केवल दिस पोर्शन इमर्ज है। अगर दिस पोर्शन इमर्ज है तो मेरे ख्याल से सेंटर ऑफ मास इसी लिक्विड के, केवल इसी लिक्विड का देखो, इसी लिक्विड का सेंटर पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा। इसका मतलब कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास और बेयोंसी का सेंटर पॉइंट सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। सेम लाइन में तो है लेकिन अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पे सेम पॉइंट है। क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? ये और नो? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? हाँ जी सर। ठीक है, यहाँ देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, ये लिक्विड है, लिक्विड है। इसको हल्का सा मैंने टिल्ट बनाया। टिल्ट इसलिए बनाया क्योंकि जैसे ही मैं इसको रख के अपना हाथ हटाऊंगा तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसका जो बेयोंड फोर्स होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, इस सेंटर पॉइंट। ये आपका क्या होगा बच्चों? बेयोंड फोर्स होगा। अब आप देख पा रहे हो कि दोनों सेम लाइन पे नहीं है, सेम लाइन पे नहीं है, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस भी है, रेडियल डिस्टेंस भी है। अब आपको पता, और जहां पे फोर्स हो और रेडियल डिस्टेंस हो वहां पे क्या आता है, कुछ पता आपको? जहां पे फोर्स हो रेडियल डिस्टेंस टॉर्क। हो क्या आता है? क्या आता है? टॉर्क। टॉर्क। टॉर्क आता है। अब टॉर्क की डायरेक्शन कैसे बताई थी मैंने? पहले आर लेना है, देखो, पहले आर लेना है और फिर फोर्स की डायरेक्शन में जाना है। आर फोर्स की डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन, तो मतलब कि वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? एक टॉर्क आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि लिक्विड में ना, जब आप ऑब्जेक्ट तो वो रोटेट करने की कोशिश करता है, रोटेट हो जाता है,
क्या हो जाता हाँ है जी बच्चों? सर। रोटेट हो जाता है। वो रोटेट। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे बियॉन्ड फोर्स और सेंटर ऑफ मास के अलग अलग पॉइंट है, और इवन मुझे ये बोलना चाहिए बियॉन्ड फोर्स और सेंटर ऑफ मास सेम लाइन में नहीं है। सर में आ गया? सेम लाइन में नहीं है, हाँ जी देखो सर। यहाँ लाइन में थे, यहाँ पे सेम लाइन में, तो यहाँ पे टॉर्क जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे टॉर्क क्या होगा बच्चे? जीरो। यहाँ पे टॉर्क क्या होगा? जीरो। यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं होगा। क्यों? बिकॉज बियॉन्ड सेंटर ऑफ मास का फोर्स या फिर सिंपल ग्रेविटी फोर्स, दोनों बोथ आर इन नॉट इन द सेम लाइन। क्या ये बात सबको क्लियर होगी बच्चों? यस और नो? हाँ जी सर। सभी को क्लियर हो गया? तो लिख लो। यस सर। लिखो। इट इज अ पॉइंट एट विच, it is the point at which we can assume the buoyancy force. It is the point at which we can assume the buoyancy force to be acting. To be acting. It is the center of submerged part of body in the liquid. It is a center of, it is the center of submerged part of the body in liquid. डायग्राम बना ली सभी ने? यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चों। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था ना कि मान के चलो कि दो लिक्विड हैं। एक ये मान के चलो ये लिक्विड है, एक नीचे वाला लिक्विड है। नीचे वाला तो नीचे वाला है, ठीक है। नीचे दूसरा लिक्विड है। इसकी डेंसिटी है बच्चों, रो वन की डेंसिटी दे दी मान के चलो 800 kg/m³। रो टू की डेंसिटी दे दी बच्चों 1200 kg/m³। एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट कर रहा है, क्योंकि देखो पूरा पार्ट इसके अंदर नहीं है, तो फ्लोटिंग पर है, ठीक है। फ्लोट कर रहा है बच्चों, फ्लोट है और एट इक्विलिब्रियम पे भी है। इक्विलिब्रियम पे मतलब बच्चों मूव नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने बताया कि इसकी टोटल लेंथ है बच्चों 25 सेंटीमीटर, जिसमें से ये वाला पोर्शन है बच्चों लगभग 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये वाला है बच्चों 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, डेंसिटी डेंसिटी ये चीज गिवन है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना बच्चों फाइंड द डेंसिटी ऑफ सिलेंडर या सॉलिड, सिलेंडर और जो भी सॉलिड गिवन है, कैसा भी सॉलिड गिवन हो, हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो हमें इसकी क्या निकालनी है बच्चों? सिग्मा निकालनी है, सिग्मा निकालनी है। डेंसिटी हमें इंडिविजुअल दे रखी। यहां तक लिख लिया सभी ने? यस सर। सर ठीक दो है। मिनट एक चीज बताओ, हमने लास्ट क्लास में, अगर आपने, मैंने बोला था कि वीडियो देख के ना, तो याद करो हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे हमने उसको इस तरीके से लिया था कि हमने सबसे पहले बियॉन्ड फोर्स को डिफाइन किया था, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, ध्यान सुन लो, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं बीच में होगा, जो कि कहाँ पे होगा बच्चे? नीचे की तरफ mg। किसी ऑब्जेक्ट से तो नहीं लटका हुआ है, नहीं लटका हुआ है तो केवल इतना ही पोर्शन बच्चे लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका
बियॉन्ड फोर्स पे तो सेम लाइन में तो होगा, लेकिन सेम पॉइंट नहीं होगा, अलग अलग पॉइंट होंगे, अलग अलग पॉइंट होंगे। किस बात को मान गए आप, यस और नो? आई शुड कलर दिस हाँ जी लाइन। सर। सेम लाइन पर है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे भी है। तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा बच्चों? नेट फोर्स आप बोलोगे सर नेट फोर्स होगा इक्वल्स टू जीरो, जो कि होगा एफ बी बन जाएगा बच्चों एम जी के बराबर। ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी है, यहाँ पे हेयर एम इज द मास ऑफ बॉडी। अब याद करो हमने बियॉन्ड फोर्स का एक फॉर्मूला लिखा था जिसमें बोला था बियॉन्ड फोर्स क्या होता है बच्चों? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है। याद करो, बार बार समझा था, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। इसका मतलब कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या होगा? एम एल इंटू जी। याद है? ये बोला था लिक्विड ऑफ मास इंटू जी, वो किसके बराबर होगा बच्चे? एम जी के बराबर होगा। क्लियर एवरीवन? यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ सर। तो आपने जी से जी काट दो पहले, तो आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी। तो यहाँ पे मास ऑफ लिक्विड और मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सर मास तो हमें पता ही नहीं है, पर सर डेंसिटी के टर्म में पता है। बताओ तो फिर, डेंसिटी के टर्म में सर मुझे पता है कि सर जो मास ऑब्जेक्ट है ना, सिलेंडर, सर सिलेंडर की डेंसिटी और सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे आएगा टोटल वॉल्यूम। क्योंकि मुझे तो मास से मतलब है, मुझे लिक्विड से ना मतलब है। मास ऑफ द जो ऑब्जेक्ट होगा दैट विल बी सिग्मा अपॉन में वी, तो वी होगा यहाँ पे टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां देखो लिक्विड, तो इसका मतलब कि लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड की डेंसिटी, ध्यान सुनो, लिक्विड की डेंसिटी और उस डिवाइड बाय कितना उसने वॉल्यूम ले रखा है। पर सर यहाँ पे तो दो है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे तो दो है, तो सर कैसे करें फिर? सर मास, मेरे ख्याल से गलत फॉर्मूला तो नहीं लिख दिया मैंने? मास होता है सिग्मा इंटू वी होता है, सॉरी भाई मैं कहूँ, करेक्ट कर लो बच्चों। सिग्मा इंटू वी ये होता है ना, वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम होता है, सिग्मा इंटू वी। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों दो लिक्विड है। तो मैं पहले नीचे वाले लिक्विड की बात करता हूँ, नीचे वाले उसको मैं एक और पार्ट में करता हूँ, इसको मैं एरिया मान लेता हूँ बच्चों, इसको मैंने एरिया मान लिया। ये एरिया हर जगह सेम है देखो। इस वाले लिक्विड की बात हाँ जी करेंगे, सर। यहाँ पे भी एरिया सेम। इस वाले की बात करोगे तो यहाँ पे भी एरिया सेम। तो एरिया सेम है, अगर मैं एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करता रहूं तो क्या मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा? क्या ही मुझे हाँ वॉल्यूम जी मिल सर। जाएगा और नो? तो मुझे बताओ, यस। अगर मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना तो आप क्या बोलोगे? एरिया ए, जो कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लेंथ पता है सर टोटल कितनी है, 25। सेंटीमीटर में लिखने की मतलब हटाने की जरूरत नहीं है, उसको 25 रखना। क्यों? क्योंकि बाकी भी सेंटीमीटर में ही आएंगे। यहां तक खत्म हो गया। अब लिक्विड की बात करते हैं, तो देखो इसका मतलब समझो, दोबारा समझेंगे। इसका मतलब होता है मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। देखो जब ये वाला वॉल्यूम आया होगा सिलेंडर का, ये वाला वॉल्यूम जब सिलेंडर का आया होगा, उतना ही इतने वॉल्यूम पानी का हटाया होगा। बिल्कुल हटाया होगा। इसका मतलब कि इसकी अगर मैं इसको हटा दे के यहाँ पे पानी भर देता, तो उसको वॉल्यूम कैसे निकालते? आप बोलते सर रो वन का वॉल्यूम, सॉरी रो वन की डेंसिटी और वी वन वाला वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे, हाँ पी वन वाला वॉल्यूम, ये वाला ये ले लो, हमने वन माना ना इसको, तो ये ले लो। ऐसे क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसे क्या हो जाएगा प्लस में रो टू का डेंसिटी और वी टू का वॉल्यूम। बस खत्म हो गया यहाँ तक। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? यस सर। हाँ जी सर। मुझे बस वी वन बता दो, वी वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आएगा। वी वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए इंटू 12। वेरी गुड। ए इंटू ए। क्यों? इतना ही पोर्शन तो अगर मैं हटा के पानी प्लेस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, ए, जो कि हो गया ये वाला, और उसकी लेंथ कितने बच्चे? 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। 12 प्लस रो टू कितना हो जाएगा? एरिया ये वाला, और इसकी लेंथ कितनी है? 8 है। बस खत्म। तो यहां से एडवांटेज क्या होगा? देखो ए ए कैंसिल, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 12 रो 1 प्लस 8 रो 2 डिवाइड बाय 25। तो रो वन आपको पता है 800, रो 2 पता है 1200, 800
1200 डिवाइड बाय 25। अब तो आंसर मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। निकल जाएगा सभी का, यस और नो? हाँ जी सर। Yes, sir. अप्रोक्स 768 केजी पर मीटर क्यूब आएगा। तो दोबारा देखो हमने क्या किया था। हमने बेसिक फॉर्मूला लगाया था, बियॉन्ड फोर्स इक्वल टू mg। यहाँ पे m क्या है बच्चों? मास ऑफ बॉडी है या ऑब्जेक्ट है। बियॉन्ड फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड होता है। मास का तो आपको पता है, हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सिग्मा इंटू वी, या फिर याद होना चाहिए मास अपॉन वॉल्यूम। तुमने मास की वैल्यू लगा दी, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। लिक्विड कितना डिस्प्लेस करेंगे, मतलब कि अगर ये जो वॉल्यूम आया है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट का जो वॉल्यूम आया, उसकी जगह अगर मैं लिक्विड डाल दूं तो कितना वाटर डिस्प्लेस किया? उसने इतना किया है। सेकंड वाले ने इतना किया, तो आंसर आ गया, बस खत्म। हर बार इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही प्रोसेस करना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बेयोंस फोर्स को हम स्टडी करेंगे इन एक्सेलरेटेड मोशन में। एक्सेलरेटेड कंटेनर, तो आपने इस टाइप का क्वेश्चन करा तो लिखो बेयोंसी फोर्स, बेयोंड फोर्स इन एक्सेलरेटेड कंटेनर। आपने देखा था बच्चों, जैसे एक कंटेनर है, ये लिक्विड है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है, ठीक है, अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में जाए तो आपने देखा था इसकी शेप कैसे हो जाती थी बच्चों? इस तरीके से जाता तो मास इधर होता था, इधर होता था, ऐसे बनता था, सरफेस मेरी ऐसे बन जाती थी, याद है ना? सरफेस मेरी ऐसे बन हाँ जाती जी थी। सर। ठीक है, चलो Yes. यहाँ पे लिक्विड है जो पूरा का पूरा सिंक हुआ पड़ा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, पूरा का सर्कल बोलोगे सर्कल बना दूंगा, जैसा भी है ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सिंक हुआ हुआ है पूरा, ठीक है। तो उस पर मुझे क्या करना है बच्चों? बियॉन्ड फोर्स निकालना, नेट बियॉन्ड फोर्स निकालना। तो ध्यान से देखो हमने क्या किया था। यहाँ पे बच्चों एक्सलेटेड मोशन है, बिल्कुल है। तो हमने बोला था कि एक फोर्स होगा बच्चे पीछे की तरफ, जो कि होगा एम ए फोर्स, याद है? एक एम ए फोर्स माना था। एक हमने नीचे की तरफ माना था, डेफिनेटली एम जी फोर्स माना था, ठीक है। एम जी फोर्स भी हमने माना था, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो फोर्स हो गए, प्लस लिक्विड होगा क्योंकि अभी ये मोशन में है। मोशन में है तो बच्चे अगर आप देखो तो अब सेंट्रल लेवल, सेम लेवल पर हमारा प्रेशर सेम नहीं रहेगा, अब अलग अलग प्रेशर रहेगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया। तो मान के चलो ये मेरा पॉइंट है क्या? पी एक्स। एक मेरा पॉइंट है क्या बच्चे? पी वाई। तो पी एक्स और पी वाई पर प्रेशर सेम नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि ये एक्सीलरेटेड मोशन में, इसमें एक्स्ट्रा आपका क्या आ गया बच्चों? फोर्स आ गया। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए माना था कि मान के चलो कि इसका एरिया कितना है, हमने ए मान के सोल्व किया था। तो हमने बोला था कि मान के चलो कि पी एक्स इंटू ए अगर मैं कर दूं, ध्यान से देखो, पी एक्स इंटू ए कर दूं और पी वाई इंटू ए कर दूं, प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम। अबे प्रेशर Force. इंटू एरिया, Force. फोर्स, फोर्स, फोर्स होता है ना, कि नहीं? हाँ जी सर। है ना? तो मेरे को बताओ पी वाई इंटू ए माइनस पी एक्स इंटू ए किसके बराबर हो जाएगा? मास इंटू एक्सलेशन के बराबर हो जाएगा। ये बन जाएगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों? नेट फोर्स हो जाएगा इन वाई डायरेक्शन। नेट इन वाई डायरेक्शन में हो जाएगा। तो फिर अगर मैं इसको ध्यान से देखो, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, पी वाई माइनस पी एक्स इंटू ए, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या बन गया बच्चों? मास इंटू एक्सलेशन बन गया। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, मास इंटू एक्सलेशन बन गया। इसका मास क्या होगा? मास आप बोलोगे सर डेंसिटी इसकी, इसकी मान के चलो लेंथ एल और एरिया ए। लेंथ एल, एरिया ए, मतलब ये निकल गया वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है? मास होता है, ये बन गया ए, एक्सलेशन।
तो ये निकल गया हमारा नेट फोर्स, निकल गया बच्चों कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में निकल गया। ठीक है, लेकिन ध्यान सुनना, लेकिन लेकिन भाई साहब एक्स, सॉरी, एक्स डायरेक्शन में निकला है, सॉरी सॉरी, मैं मिस्टेक, एक्स डायरेक्शन में बात करें ना बच्चों, तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में तो केवल एक ही फोर्स है, कौन सा, mg है। कौन सा फोर्स है बच्चों, mg है। तो अगर वाई डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स मेरा केवल mg है, mg का मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आएगा सिग्मा, क्योंकि इसकी डेंसिटी सिग्मा है, और यहाँ पे आएगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बच्चों, ए इंटू एल ही है, शुरू से ये इंटू एल ही है, इंटू जी, ये हो गया वाई डायरेक्शन फोर्स। तो देखो एक एक्स डायरेक्शन में है, एक वाई डायरेक्शन में, तो आपको पता है दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो नेट बेयोंसी फोर्स कितना होगा, नेट नेट बेयोंसी फोर्स होगा बच्चे आपका रो एल ए इंटू ए का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाने, प्लस सिग्मा ए एल जी का होल स्क्वायर, ये होगा बच्चों फॉर्मूला। ये वैसे अभी तक आया नहीं है, एडवांस में आया, तो मैंने बस एक बता दिया आपको। अगर आप ध्यान से देखो कि रो ए मतलब कि जो वॉल्यूम है वो कॉमन है, तो मैं रो ए मतलब कि एल ए मैं बाहर ले रहा हूं, अंदर क्या बचा, सिग्मा ए का होल स्क्वायर, डेंसिटी इंटू जी का भी होल स्क्वायर, ये बना बच्चों आपका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, इसमें एक और चीज भी कर सकते हैं। एक लास्ट क्लास में मैंने एक ऑब्जेक्ट इमर्ज डिवाइड बाय टोटल ऑब्जेक्ट का एक फॉर्मूला बताया था, याद है क्या बताया था बच्चों, सिग्मा अपॉन में डेंसिटी ऐसे कुछ बताया था, हाँ जी सर। है ना। यहाँ पे टोटली ऑब्जेक्ट इमर्ज है, अगर टोटली ऑब्जेक्ट इमर्ज है तो टोटल वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, वन हो सिग्मा जाएगा। का सिग्मा बच्चों रो, इक्वल टू आ जाएगा वो। है ना, पूरा का पूरा इमर्ज है ना, तो पूरा का पूरा इमर्ज है, तो अगर मैं यहाँ पे रो ए मतलब वॉल्यूम इनटू अगर मैं कुछ भी ले लूँ दोनों में से, तो अंदर क्या बनेगा बच्चे, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर बनेगा। और ये होता क्या है, तो हमारा पास क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया इनटू जी इफेक्टिव हो गया, और यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या है बच्चों, इस बार जी इफेक्टिव है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, है निकलेगा बेयोंस फोर्स वही mg की फॉर्म में ही, लेकिन निकला इस बार जी इफेक्टिव अलग से ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इतना याद रखना, आप डायरेक्टली भी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। चलो तो ये था बच्चों बियॉन्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट। अब अभी तक हमने बच्चों ये पढ़ा है कि जो हमारा वाटर है ना, वाटर वाटर फ्लो नहीं कर रहा था, कंटेनर मूव कर रहा था, लेकिन कंटेनर के अंदर जो वाटर था बच्चों वो स्टडी स्टेट पे था, मतलब कि वो फ्लो नहीं कर रहा था बच्चों। अब क्या होगा बच्चों, अब हमारा वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, वाटर की फ्लो की कंडीशन में हम देखना चाहेंगे कि वाटर कैसे काम करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका ही सेकंड पार्ट पार्ट आता है बच्चों, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड, या फिर फ्लूइड डायनामिक्स बोलते हैं, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड, डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड। हमें यहाँ पे बच्चों ये जानना होता है कि जब वाटर फ्लो करता है, ठीक है, जब वाटर फ्लो करता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी आती है, क्या क्या चीजें हमें एनालाइज करनी चाहिए। तो मतलब जी व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन, व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन, ठीक है, 1-2 घंटा चल लगभग शाम को 1-2 घंटा सिखा दे लगभग 10 मिनट ये कौन आ velocity of fluid does not vary with time, does not
वेरी विद टाइम। अगर टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है, दैट फ्लूइड इज सेड टू बी, उसको हम बोलते हैं बच्चों स्टडी फ्लूइड। स्टडी फ्लूइड बोलते हैं। कई बार इसको स्ट्रीम लाइन भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन फ्लो। एक और नाम भी आता है बच्चों, इसी को ही बोलते हैं बच्चों लेमिनार फ्लो। ठीक है। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब क्या होता है बच्चों? जितने भी, जैसे वाटर की मैंने आपको बताया था लेयर होती है, तो सारी की सारी लेयर, सारी की सारी जो लेयर होती है ना बच्चों, ध्यान से सुनना है, सारी की सारी लेयर एक वर्टिकल पॉइंट पर सेम वेलोसिटी पे फ्लो करेंगे। इस पॉइंट पर इन सबकी वेलोसिटी सेम होगी। दोबारा सुन लो, इस पॉइंट पर सबकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? सेम होगी। सिमिलरली आप अदर पॉइंट डिफाइन करोगे तो इस पॉइंट पर भी सबकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? सेम होगी। इन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। लेट्स सपोज देयर इज अ वेलोसिटी v1, देयर इज अ वेलोसिटी v2। v2 और v1 कैन बी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, कैन बी इक्वल टू और नॉट इक्वल टू होगी। ठीक है, लेकिन इन सब की जो वेलोसिटी होगी ना बच्चों, हर एक लेयर की उस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? सेम होगी। इसी फ्लो को ही, इसी वाटर के फ्लो को हम बच्चे बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो। क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? क्या ये बात अच्छे से है ना? तो हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे वर्टिकल पॉइंट पर उनकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? सेम होगी। हाँ, v1 और v2 की वेलोसिटी क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। इस v1 और v2 को ही बच्चों टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। कैसे? अब ध्यान से देखो, मान के चलो वाटर का फ्लो कुछ इस टाइप का है। तो अगर आप, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया था, तो इस पॉइंट पर बच्चों वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर बच्चे वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में। तो सारी की सारी कौन सी वेलोसिटी, जैसे v1 v2 है, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है। और इस सारे के सारे वेलोसिटी कौन से होंगे बच्चों? टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। और वही अगर वर्टिकल लाइन में, सारी की सारी लेयर की वर्टिकल लाइन में अगर वही सेम वेलोसिटी को फॉलो करती है, तो उसी को बच्चों स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। यहां से देखो बहुत अच्छी बात निकल के आएगी। तो मान के चलो कि एक वाटर की लेयर है ऐसी और दूसरी वाटर की लेयर है ऐसी। तो अगर आप ध्यान से देखो, एक पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर इस वाली लेयर के लिए वेलोसिटी कुछ इस तरीके से है टेंजेंशियल, दूसरी वाले के लिए टेंजेंशियल वेलोसिटी उसी पॉइंट पर इस तरीके से। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि मतलब उसी पॉइंट पर टू टेंजेंशियल वेलोसिटी निकल रही है। ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता। इसका मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि जो स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है ना, उसमें लेयर कभी भी इंटरेक्ट नहीं करती है नहीं बच्चों। सर। इंटरसेक्ट ही नहीं करते एक दूसरे को। एक दूसरे को क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट नहीं। इंटरसेक्ट नहीं समझ में आ करते। गया पॉइंट? क्या पॉइंट समझ में आ गया? देखो हाँ जी यहाँ सर। पे सबकी अलग अलग है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही? नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे कर रही है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, टू स्ट्रीम लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट। क्या नहीं करेंगे बच्चों? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? Yes. एक और सबसे बड़ी जी बात, सर। अब आप बोलोगे, अब ध्यान से सुनना है, ध्यान सुनना है। जैसे इसी को ही लेके चलते हैं, ऊपर वाले को ही। तो मान के चलो, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट है, जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये मान के चलो क्या किया बच्चे इसने, ये वाला जो, ओ सॉरी, ये वाली जो लेयर है, इससे पहले भी पार्टिकल होंगे ना जो यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आएगा। तो जैसे ये पार्टिकल बच्चे यहाँ पहुंचेगा ना, यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये कौन से वेलोसिटी को अचीव कर लेगा? v1 वेलोसिटी को। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे मान के चलो v2 वेलोसिटी या v3 वेलोसिटी है, तो v3 में रहेगा नहीं। जब ये इस पॉइंट पर आएगा ना, तो इस वाले पॉइंट की
इस वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर, वो v1 आ जाएगी। तो इसका मतलब कि ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई एक ऐसी लाइन बना दी मैंने, इस लाइन पे कितने हजारों लाखों हमारे पार्टिकल गुजरेंगे, पानी के, वाटर के, फ्लूइड के, उन सबकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर सेम रहने वाली है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लो। एक इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इस इमेजिनरी लाइन पे जो ये पॉइंट है ना, इन पॉइंट पर जितने भी वाटर पार्टिकल्स जाएंगे, क्रॉस करके जाएंगे, उन सबकी सेम वेलोसिटी होनी चाहिए बच्चों। उन सबकी क्या होनी चाहिए बच्चों? हमेशा सेम वेलोसिटी होनी चाहिए। तो दोबारा आएंगे उनके भी सेम वेलोसिटी को, फिर दोबारा पीछे वाले आएंगे उनकी भी सेम वेलोसिटी होगी। तो इन सबकी वेलोसिटी क्या होती रहनी चाहिए बच्चों? सेम रहती रहनी चाहिए। सर में आ गया यहां तक सभी को? क्लियर हो गया बच्चों सभी को यहां तक? यस सर। Yes, sir. हमें यहाँ पे कुछ एजुम्पशन माननी पड़ती है, जैसे हमने स्टार्टिंग मानी थी यहाँ पे बच्चों एजुम्पशन। तो एजुम्पशन मानी थी हमने यहाँ पे कि हमने बोला था कि सबसे पहले तो वाटर जो फ्लूइड होगा हमारा, दैट शुड बी इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? डेंसिटी क्या रहेगी आपकी? कांस्टेंट रहेगी, या चेंज इन डेंसिटी क्या आएगी बच्चे? जीरो रहेगी। ये हमने करा था। सेकेंड बोला था जो हमारा फ्लूइड होगा वो मेरा नॉन विस्कस होगा। नॉन विस्कस का मतलब नो टेंजेंशियल फोर्स, कोई फोर्स नहीं होगा जो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स, नो फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन लेयर, नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड, उनके बीच में आपस में कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। तीसरा एक और है बच्चों, इरोटेशनल होना चाहिए। इरोटेशनल का मतलब कि जब वाटर आपका फ्लो कर रहा होगा, तो वाटर जब फ्लो करेगा तो किस इस तरीके से करेगा, इस तरीके से करेगा, इस तरीके से, कैसे भी कर सकता है, इस तरीके से करेगा। लेकिन वाटर फ्लो रोटेशनल मोशन में नहीं आएगा, ऐसा कभी वाटर फ्लो नहीं करेगा, ऐसा करने में। तो इरोटेशनल होना चाहिए बच्चों, वाटर क्या होना चाहिए बच्चों? इरोटेशनल हो गया। क्या बात क्लियर हो गई? क्या बात क्लियर हो गई बच्चों यहां तक? हाँ जी सर। Yes, sir. चौथा होना चाहिए बच्चों स्ट्रीमलाइन या लेमिनार फ्लो, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेमिनार फ्लो होना चाहिए या फिर स्ट्रीमलाइन, मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होना चाहिए बच्चों? वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सबकी सेम रहनी चाहिए, लेमिनार फ्लो होना चाहिए। बस तो है। तो फिर यहीं से ही, ये तो बस थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसमें कुछ खास नहीं है। पर यहां से ही बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, जो कि इस पे भी देखो, जो मैंने बताया था ना बेयोंसे फोर्स इंपॉर्टेंट है, ऐसी ये वाला जो पोर्शन आज हम कंप्लीट करेंगे ये भी बहुत ज्यादा मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ठीक है? तो जो कि होता है बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझाने से पहले दो तीन टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि पहली टर्म होती है बच्चों आपका वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट, नाम से ही क्लियर हो रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम का जो जो फ्लूइड का वॉल्यूम है, जब वो फ्लो कर रहा होगा ना, जब वो क्या कर रहा होगा बच्चों? फ्लो कर रहा होगा, तो मुझे क्या लेना है बच्चों वहां पे? उसको पर यूनिट टाइम से मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। और वो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। हमेशा क्या रहेगा बच्चों? वो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या कहना चाहता है, इसका कॉन्सेप्ट समझो। मान के चलो कि एक पाइप है, तो एक हमारे पास क्या है बच्चों? एक पाइप है। ठीक है? ये पाइप है, इसमें वाटर क्या कर रहा है बच्चों? फ्लो कर रहा है। तो ये मान के चलो वाटर की क्या है? लेयर्स हैं। ये लेयर्स है बच्चों, मान के चलो। इनको हम स्ट्रीम लाइन भी बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रीम लाइन भी बोल सकते हैं। सारी स्ट्रीम लाइन है बच्चों। ठीक है? तो मैंने ये बोला कि मान के चलो t इजिकल टू जीरो पे ये पॉइंट ले लिया मैंने।
ये मैंने t इजिकल टू जीरो पे लिया। मैंने आपको क्या बोला था कि इस पॉइंट पर सबकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, मतलब सबकी वेलोसिटी सेम रहेगी। तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बच्चों, v है। उसके ही जस्ट, और यहाँ पे t इजिकल टू जीरो, dt टाइम के बाद, जस्ट dt टाइम के बाद यहाँ पे वेलोसिटी में सब मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ खास चेंज नहीं हुई है, खास चेंज नहीं हुई है बच्चों। अगर खास चेंज वेलोसिटी नहीं हुई है, इसका मतलब कि dt टाइम ये हो गया, वेलोसिटी इंटू dt, वेलोसिटी इंटू dt क्या होता है, वेलोसिटी इंटू dt, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस हो गया मेरा ये। तो ये हो गया वेलोसिटी इंटू dt, मेरा क्या होगा, डिस्टेंस। पहले समझ लेना, ठीक है। वेलोसिटी इंटू dt क्या होगा बच्चों, मेरा डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे टाइम मेरे को पता चल गया, ठीक है। मान के चलो ये पाइप है ना, पाइप, ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप। तो मुझे बस इतना बता दो कि अगर मुझे एक वॉल्यूम ऑफ वाटर लेना, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेना, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत स्मॉल टाइम के लिए लिया, तो मैं मान के चलूं कि छोटा सा वॉल्यूम है, क्या है बच्चों इसका, छोटा सा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, अगर ये सिलेंडर में मानता बच्चों, अगर मैं सिलेंडर मानता, तो सिलेंडर का क्या होता है, एरिया इंटू इट्स लेंथ। अब इसका लेंथ कितनी है, जितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपने क्या माना था, v इंटू डी टी। ये बात क्लियर होगी, देख लो। वॉल्यूम तो हम पढ़ चुके हैं ना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो हमने एरिया ले लिया था क्रॉस सेक्शन ले, लेंथ हमने निकाल ली यहां से लेकर यहां तक की, जीरो से लेकर डी टी टाइम की, v इंटू डी टी। जहां पे v क्या है, यहाँ पे ये वाला v है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो मेरा जो वॉल्यूम फ्लो रेट आया, वॉल्यूम तो यही है, फ्लो रेट का मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कितना है बच्चों, a इंटू वी आया। एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी आया। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, यस और नो? हाँ जी सर। ठीक है, यहीं से अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आएगी। पर ये छोटी छोटी टर्म है, अगर वो आप पूछ सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कैसे निकाला। इसकी यूनिट क्या होगी, डेफिनेटली बच्चों वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब पर सेकेंड होगी। डायमेंशन फॉर्मूला L3T-1। और डेफिनेटली बच्चों वॉल्यूम भी स्केलर क्वांटिटी होता है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये निकाल जाएगा। तो वॉल्यूम फ्लो रेट होता क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन अ पाइप और ट्यूब पर यूनिट टाइम, बस पर यूनिट टाइम। ये होता है बच्चों वॉल्यूम फ्लो रेट। सभी ने लिख लिया यहां तक, यस और नो? 2 मिनट। यहीं से बच्चे निकल के आता है मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, अगर मुझे वॉल्यूम फ्लो रेट पता तो मास फ्लो रेट में तो कुछ है ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि अगर मेरे को पता है कि डेंसिटी, अगर मैं साइड में थोड़ा सा लिखूं, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, तो मास क्या होगा बच्चों, मास होगा रो इंटू वी, रो इंटू वी। इसका मतलब कि अगर मैं डी एम बाई डी टी निकालना है, जो कि आपका मास फ्लो रेट होगा, वो क्या होगा, मास की जगह क्या निकाल दो, रो इंटू वी निकाल दो, लिख दिया यहाँ पे। अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, वो तो सेम रहेगी, तो यहाँ पे आ गया डीवी बाई डी टी। क्या हम डीवी बाई डी टी निकाल चुके हैं, पहले निकाल चुके, क्या, एरिया इंटू वेलोसिटी। पता है इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बार बार करना है आपको, इसलिए मैं इस पर थोड़ा प्रेशर मत कर रहा हूँ। एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। तो हो गया बच्चा आपका मास रेट हो गया, मास रेट, मास फ्लो रेट हो गया, मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट होता क्या है बच्चों, इट इज द रेट एट विच
it is the rate at which mass of liquid is flowing। जिस फ्लो से मास और लिक्विड फ्लो कर रहा है उसी को बच्चे क्या बोलते हैं, मास फ्लो रेट बोलते हैं। छोटी छोटी टर्म है, कभी कई बार डायरेक्ट निकालने के लिए भी आए तो आपको पता रहना चाहिए इंडिविजुअल टर्म भी क्या है। अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट होगा। लिख लिया बच्चों? हाँ जी सर। यस सर लास्ट लाइन पर हूँ। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की यूज क्यों पढ़ा, क्योंकि सर हमेशा पाइप तो सेम नहीं रहता है। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि घर में जैसे हमारे घर के अंदर जो वाटर आता है, हमारे घर के अंदर जो वाटर आता है डेफिनेटली वो बड़े पाइप से ही आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि सर बड़े पाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सबके घर में जा रहा होगा, मेरे घर में भी आ रहा होगा, इधर घर। इसका मतलब कि जो वाटर का जो पाइप होता है उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है हमेशा कभी भी सेम नहीं रहता है। तो हो सकता हो पीछे से बच्चों थोड़ा सा बड़ा साइज हो, ठीक है, और आगे जाके फिर छोटा हो जाए, इस तरीके से, इस तरीके से छोटा हो जाए, ठीक है। तो उससे क्या क्या फर्क पड़ता है, तो इक्वेशन में कंटिन्यूटी का यूज क्यों हुआ है यहाँ पे देखो। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये होगी स्ट्रीम लाइंस, आपकी स्ट्रीम लाइंस हो गई ये वाली, ये स्ट्रीम लाइंस हो गई इस तरीके से, ये भी बच्चों स्ट्रीम लाइंस हो गई, नेक्स्ट वाली भी स्ट्रीम लाइंस हो गई, ये भी स्ट्रीम लाइंस हो गई, स्ट्रीम लाइंस हो गई, और ये भी क्या है, आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है स्ट्रीम लाइन। मैं बताया था ना नहीं करती आपस में इंटरेक्ट, जी सर। है ना। तो देखो इस एरिया में देखोगे तो आप तो डेंसिटी बहुत ज्यादा, स्ट्रीम लाइन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे क्या डेंसिटी कम है, दूर दूर है ना, तो डेंसिटी कम है। लेकिन ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता है क्या बोला, सुन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोला कि जो वॉल्यूम रेट होगा ना, वॉल्यूम फ्लो रेट, वो हर एक पॉइंट पर, वॉल्यूम फ्लो रेट हर एक पॉइंट पर, ठीक है, क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। बस इतना ही बोला था मैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो अभी हमने पढ़ा था वो हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा, चाहे पाइप का साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इसकी एडवांटेज क्या है देखो, इसकी मतलब उन्होंने थिंकिंग क्या सोची, ऐसे क्यों सोचा उन्होंने, क्योंकि बच्चों अगर वो फ्लो रेट अलग अलग हो गया, फ्लो रेट अलग होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, फ्लो रेट अलग होने का मतलब कि यहाँ का जो प्रेशर होगा ना बच्चों इतना ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा इस वाले पॉइंट पर जहां पे बच्चों हमारे यहाँ पे पाइप का शेप चेंज होने लगा, वहां पे बच्चों फटने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर कोई पाइप फट रहा है ना, इसका मतलब वहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है प्रेशर का। उससे उस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए बच्चों हमने क्या समझाया कि मान के चलो कि ये वाला एक पोर्शन है जिसका एरिया क्या है बच्चों A1 है, ऐसी कोई एक और पोर्शन ले लो जिसका एरिया क्या है बच्चों A2 है। तो उसने क्या बोला कि इस वाले जब क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होके जाएगी कोई भी फ्लूइड, तो उसकी वेलोसिटी होगी V1, और इस वाले क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होके जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, V2। इस तरीके से V2 होगी, इस तरीके से क्या होगा बच्चे, V2 होगी। तो उसने बोला कि इस पॉइंट पर अगर dV/dt है मेरा 1, और इस पॉइंट पर जो dV/dt है मेरा वो क्या है 2, वो क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगे। किस बेस पर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेस। और आपने पढ़ा है अभी फ्लो रेट क्या होता है, A1 V1, ये किसके बराबर होगा बच्चों, A2 V2 के बराबर। अब खुद बताओ यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या है बच्चे, यहाँ पे कम है। यहाँ पे क्या है, एरिया कम है और वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। आपने खुद भी एनालाइज किया होगा कि एक मोटा सा पाइप होता है, पाइप में ना, पाइप में आपने देखा होगा कि आपने टैप से ना पाइप को कनेक्ट किया और देखा कि ना उसमें ना
पानी का प्रेशर बहुत कम है, तो उसको प्रेशर बढ़ाने के लिए आप पाइप को दबा देते हो। आपने एरिया को जैसे ही कम किया तो प्रेशर बढ़ने लग जाता, मतलब कि अगर मैं बोलूँ तो वेलोसिटी बढ़ गई। मानते नहीं मानते बच्चों? और जैसे वेलोसिटी बढ़ हाँ गई जी तो सर। मतलब वो कौन सी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को फॉलो फॉलो। देखा होगा ना आपने। आपने एक और चीज भी हाँ जी एनालाइज की सर। होगी, जब आपने वहां पे छोड़ो, वहां पे एनालाइज करो। जब कार वॉशिंग होती है, तो जब वो प्रेशर डाल लगाता है तो तेज प्रेशर से वो चीजों को साफ करता है। वो क्यों करता है? वो छोटा सा होल होता है बस, उस छोटे से होल पे एक मिनट नोट कर लेते हैं। जो प्रेशर डलता है हाई वेलोसिटी से, तो वो आता तो थोड़ा सा मोटा सा ही है, लेकिन वो बहुत ही छोटा सा बच्चों बन जाता है, बहुत ही छोटा। तो वहां पे क्या होता है? हाई वेलोसिटी से निकलता है। क्यों? क्योंकि पीछे से फ्लो रेट क्या होना चाहिए बच्चों? हमेशा कंटिन्यूटी बना के रखनी चाहिए, फ्लो रेट की कंटिन्यूटी बना के। अगर फ्लो रेट की कंटिन्यूटी नहीं होगी तो होगा क्या? मान के चलो यहाँ पे समझ गया आपका आगे सर। ज्यादा है और वेलोसिटी भी ज्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा? इस पॉइंट पर बच्चों दबाव पड़ेगा और ये पार्ट आपका ब्रेक हो सकता है। इस वजह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनी रहती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यहां से एक और फॉर्मूला भी आ हाँ गया जी सर। कि एरिया और वेलोसिटी यहाँ पे क्या होंगे बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो पहले लिख लेते हैं, फिर जो जो चीज बताऊंगा वो चीज लिखनी है। ठीक है, बना ले डायग्राम। हाँ जी सर। लिखो इक्वेशन ऑफ, पहले लिख लो, ये सब लिख लो, फिर लिखवाता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। लिख लिया बच्चों? करें? लिख ले, लिखो। हाँ जी सर। it states that it states that when an incompressible and non-viscous liquid, when an incompressible and non-viscous liquid flows in a system, flows in a system, sorry, क्या लिखा था आपने? When an incompressible and non-viscous liquid flows in a streamlined motion, flows in a streamlined motion through a tube of, through a tube of non-uniform cross-sectional, non-uniform cross-section, it states that when an incompressible and non-viscous liquid flows in a streamlined motion through a tube of non-uniform cross-section, then product of area of cross-section, product of area of cross-section and velocity of the flow, area of cross section and the velocity of the flow is same at every point in the tube, is same at every point in the tube। लिख लिया बच्चों सभी ने? ये सारा लिख लिया जो बना रखा डायग्राम में? Yes, sir. ठीक है, तो देखो इससे एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। मान के चलो बच्चों कि एक हमारा इंजेक्शन टाइप सिस्टम है,
इस तरीके से बच्चों, ठीक है। ये मेरी पिस्टन है, इस पिस्टन बच्चों में फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जो लिक्विड है यहाँ पे, और मान के चलो इसकी वेलोसिटी है बच्चे यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से बच्चे इसको मैं पिस्टन को आगे मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे बच्चों आपका क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। कोई भी लिक्विड है, फ्लूइड है। जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो बच्चे यहाँ से तो गिरेगा नहीं सीधा, ये क्या करेगा, सरफेस से कुछ इस तरीके से बच्चे वाटर सरफेस से फॉल करेगा, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें निकलवा रहे हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है बच्चों, A1 का दे रखा है 10 mm²। ये वाला एरिया दे रखा है बच्चों A2, A2 दे दिया मान के चलो 2 mm², ठीक है। इसकी हाइट दे दी बच्चों, हाइट दे दिया मान के चलो 20 मीटर, 20 मीटर हाइट दे दी। अगर 20 मीटर यहाँ से भी देते तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत माइनर डिफरेंस है। 8 mm का तो एरिया ही है, तो बहुत ही कम डिफरेंस होता। 20 मीटर है, ठीक है। ये है। तो निकालना क्या है, पहला पार्ट, पहला पार्ट निकालना बच्चों। फाइंड द फाइंड द वेलोसिटी v2, find the velocity v2 which is coming out from the tube, which is coming out from the tube. Find the velocity v2 which is coming out from the tube, v2 निकालना है। सेकेंड पार्ट, find the time at which find the time at which fluid reach the ground, fluid reach the ground, कितने टाइम में ये यहां से पहला जो डॉट होगा आपका, या पहला जो भी फ्लूइड का पोर्शन होगा, पार्टिकल होगा, वो पहुंचेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा। तीसरा, हाउ फार फ्रॉम द ट्यूब, हाउ फार फ्रॉम द ट्यूब इट विल रीच द ग्राउंड, हाउ फार फ्रॉम द ट्यूब इट विल रीच द ग्राउंड। तो इस तरीके की याद आ रहा हो तो किस टाइप का मोशन लग रहा है, कुछ याद है, पढ़ चुके हैं इस टाइप के मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल मोशन याद आ रहा है कुछ, क्लिप्स इफेक्ट नहीं हाँ जी वाला। सर। एक्लिप्स इफेक्ट, क्लिप्स वो क्लिप्स इफेक्ट नहीं वाला। अच्छा हाँ, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, बिल्कुल करेक्ट, वही करना है बस। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये सर्टेन फ्रॉम सर्टेन हाइट, बिल्कुल वही लगाना, वही कॉन्सेप्ट लगाना है। बस V2 को एक एक्स्ट्रा निकालने के लिए बोल दिया, बाकी तो बच्चों डिप्टो वही काम है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो एक रेंज और निकालें, तो पहला तो बताओ V2 कौन से मेथड से निकालें। आपको पता है कौन से मेथड से निकाल सकते हैं सर, एक ही मेथड से निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोड। कॉन्टिन्यूटी, जो कि बताया था क्या, फ्लो रेट क्या रहता, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या रहता, सेम रहता, मतलब कि A1 V1 इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, A2 V2 होता है। A2 कितना दे रखा बच्चों, 10 mm दे रखा, दोनों की सेम यूनिट है, इसकी दे रखे 2 mm, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 40, डेफिनेटली V2 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, V2 बन गया आपका 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये बन गया बच्चों। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको, पहला पार्ट निकल गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को, नो सर। ठीक है। दूसरा पार्ट देखो आराम से, हमें निकालना है टाइम। तो देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है या वाटर का पार्टिकल है, इसके पास केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है V2, वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बच्चे, बल्कि मुझे तो V2x बोलना चाहिए, V2y तो वेलोसिटी है ही नहीं, वो तो जीरो है, आपको पता है। तो अगर V2y मेरी वेलोसिटी जीरो है, तो आपको बता, हम हाइट बहुत आराम से निकाल सकते हैं सर, कैसे, देखो V2 वाइट वेलोसिटी जीरो है, तो हम इनिशियल, केवल हम कौन से कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, हाँ
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। सर एस की थर्ड जगह नीचे इक्वेशन की होंगे। तरफ आ रहा है तो माइनस एच होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू वाई, या जिसको मैं बोलूंगा यू वी टू वाई हो गया। टाइम तो मेरे को निकालना ही है हाफ। यहाँ पे कोई एक्सेलेरेशन केवल जी ही होगा इंटू टी स्क्वायर। ये वाला पोर्शन तो जीरो हो गया, पहले बताया था वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है। माइनस से माइनस कट गया तो हाइट किसके बराबर आ गया बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन में जी। हाइट कितना दे रखा है 20, जी की वैल्यू 10 ले लो तो आंसर आएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में पहुंचेगा बच्चा 20 मीटर तक। 20 मीटर भी अच्छा खासा डिस्टेंस होगा। 20 मीटर लगभग लगभग हो गया आपका 5 फ्लोर। ठीक है। तीसरा हाँ जी सर। निकालना रेंज। आपको पता है रेंज भी हम इसी मेथड से निकालते हैं। रेंज याद करो तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा एस एक्स जो कि होगा रेंज एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है हमारे पास सर, है बिल्कुल है एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी। टाइम भी है सर, टाइम भी है सर। एक्सेलेरेशन कितना होता है एक्स डायरेक्शन में बच्चों, एक्सेलेरेशन कितना होता था एक्स डायरेक्शन में, जीरो। जीरो। तो ये पार्ट तो जीरो हो गया, खत्म। सर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ये रही 200, पर 200 सेंटीमीटर है। ठीक है, पर सेकंड है और कितने सेकंड के लिए चला, टू। तो कितना हो गया बच्चे 400 सेंटीमीटर, या फिर सिंपल बोलूंगा 4 मीटर तक ही गया बस। समझ में आया कि नहीं आया सभी को। हाँ जी सर। सबको क्लियर हो गया बच्चों। यस हाँ सर। जी सर। बस तो फिर देखो सारे इस क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। ठीक है। एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आ गया था बच्चों, जैसे कि एक पाइप है और इस पाइप से बच्चों दो पार्ट ऑफ फ्लूइड में डिवाइड हो रहा है इस तरीके से। तो मान के चलो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया बच्चे A1, इसका दे दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया बच्चों A3। तो अगर ये V1 है, ये क्या हो जाएगा बच्चे V2, और ये क्या हो जाएगा V3। अब डायरेक्शन पे देखो, यहां से इंसर्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पे बच्चों होगा A1 V1 होगा, इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों A2 V2 प्लस A3 V3। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो मेरा फ्लो रेट होता है वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे एंगल कुछ भी हो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना है। मेरे को तो सिंपल क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। इसलिए स्टार्टिंग में ही बता देता कि कितना भी एंगल जानबूझ के कंफ्यूज करने की कोशिश करे आपसे। ठीक है, चाहे वेलोसिटी भी क्यों ना गिवन हो, लेकिन जो वेलोसिटी बच्चों किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चे, एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसके लिए इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी बच्चों, ये स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। सर मैं आ गया यहां तक सभी को, यस और नो। हाँ जी सर। अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। चलो, हाँ जी सर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, थ्योरी में भी आता है, हर बार स्कूल में आता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम। पहले समझ लेना, फिर लिखेंगे इसको। और इसी की एप्लीकेशन भी है। तो आज पहले हम थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करेंगे, टाइम मिला तो एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहते हैं, मान के चलो एक पाइप है, मान के चलो बच्चों इस तरीके से एक पाइप, ठीक है, जो कि सरफेस से मान के चलो बच्चे H1 हाइट से है, अबव है, और ये
S2 हाइट से अबव। ऐसा जरूरी नहीं है, S2 कम भी हो सकती है H1 से, पर ऐसा कुछ कंपल्सन रूल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों A1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों A2, ठीक है। इसकी जो यहाँ पे स्ट्रीम लाइंस है यहाँ पे, तो इस फ्लूइड का बच्चों हमारा क्या होगा यहाँ पे, डेंसिटी होगी, जिसको मैंने मान लिया बच्चों डेंसिटी है यहाँ पे, रो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो अगर मेरे को ध्यान से सुनो, अगर ये फ्लूइड को ऊपर जाना है तो मुझे प्रेशर तो लगाना पड़ेगा ना बच्चों, इस साइड तो प्रेशर लगाना पड़ेगा, वरना जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। या मुझे, मैं बोलूँ तो एक तरह फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, प्रेशर इंटू एरिया होगी। तो P1 पे प्रेशर इंटू एरिया, वो आपका क्या होगा बच्चों, फोर्स होगा। क्या इस चीज को मानते हो नहीं मानते, यस और नो, है ना। तो एक चीज समझो यहाँ पे, एक चीज ध्यान से समझो। तो मान के चलो कि बच्चे आपने इस पार्ट ऑफ लिक्विड पे प्रेशर लगाया, इस पार्ट ऑफ लिक्विड पे प्रेशर लगाया या फिर फोर्स लगाया, तो कुछ डिस्टेंस के बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद यही पार्ट और लिक्विड यहां तक पहुंच गया होगा। कितने डिस्टेंस के बाद, मान के चलो x1 डिस्टेंस के बाद। अब क्या हुआ, यहाँ पे A2 क्या है बच्चों, डिफरेंट है, डिफरेंट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आपका जो फोर्स होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, P2A2 बन जाएगा फोर्स। और इस P2A2 की वजह से डेफिनेटली फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम था बच्चों, जो यहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे जो वॉल्यूम था, वही वॉल्यूम यहाँ पे भी होना चाहिए सेम। वही वॉल्यूम क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। वॉल्यूम फ्लो रेट हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। मतलब कि ये भी क्वांटिटेटिव इक्वेशन को फॉलो तो करेगा ही करेगा, पर एक्स्ट्रा पार्ट भी दिया उसने, क्या दिया वो भी हम आगे जाके देखेंगे। भाई इतना अभी तक समझना है। मैंने यहाँ पे बच्चों फोर्स लगाया, जो कि लगा P1A1, तो उसकी वजह से बच्चों एक पोर्शन ऑफ द फ्लूइड विल मूव बाय x1 डिस्टेंस, और उसी फोर्स के कंपैरिजन में जो यहाँ पे लगा बच्चे P2A2 फोर्स लगा, इसकी वजह से भी बच्चों एक पोर्शन कहाँ पहुंच गया बच्चों, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो गया x2 डिस्टेंस पर। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है, तो जो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, बस इतना बोला बर्नौलीज थ्योरम ने, हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो वर्क एनर्जी, यहाँ पे मोशन होना, फोर्स लग रहा है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, स्टेटमेंट अभी बाद में लिखेंगे, बाय अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, वर्क ऑल इक्वल्स टू, वर्क ऑल इक्वल्स टू क्या पढ़ा था बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल माइनस काइनेटिक। अब यहाँ पे कौन कौन से वर्क, मतलब कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहले तो फोर्स बताओ मेरे को, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है बच्चों, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे। सर P1A1 और P2A2। P2A2 और mg। आपने P1A1 P2A2 फोर्स लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। और mg। हाँ भैया, ग्रेविटेशन फोर्स भी तो लग रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात, ग्रेविटेशन फोर्स भी लग रहा है। तो आई शुड राइट हियर जी की वजह से भी, और एक आपका जो अप्लाइड फोर्स है या प्रेशर की वजह से भी, जो आपने प्रेशर अप्लाई किया ना, इसकी वजह से भी। ठीक है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी मैंने नहीं मानी थी ना यहाँ पे वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी मान लो बच्चे v1 है, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो निकल के आ रही है वो क्या है, v2 है। तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता है कितनी होगी, हाफ मास ऑफ लिक्विड, जो कि यहाँ पे होगा मान के चलो m2, क्योंकि मास रेट अलग हो जाएगा ना, m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर। ध्यान से लिखना है, सोच समझ के लिखना है। ये डेरिवेशन नहीं भी आएगी तो चल जाएगा, ठीक है, आएगी तो बहुत ही अच्छी बात है।
लेकिन जो फाइनल रिजल्टेंट होगा उसको तो आपको याद रखना है, उस पर क्वेश्चन याद है। डेरिवेशन इसलिए करवाते ताकि पता चले कि कैसे बन के आई है। अब ध्यान से देखो, पहले हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में देखते हैं। तो पहले मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो जो वर्क डन होता है वो तो नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? सोच समझ के बताना। नेगेटिव होता है, पर है क्या होता है वर्क डन? नेगेटिव ऊपर की तरफ। नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी की वजह से वर्क डन क्या होगा? नीचे होगा। ग्रेविटेशन फोर्स तो नीचे। तो मान के चलो ये कितनी हाइट पर है? H1 हाइट पे। ये कितनी हाइट पर है? H2 हाइट पे। तो कितना हाइट डिफरेंस है? H2 माइनस H1 है। तो आप H2 माइनस H1 हाइट से ऊपर गए हो, तो आपका जो ग्रेविटेशन जो वो होगा, वर्क डन होगा, वो क्या होगा? माइनस माइनस मास एम m, ठीक है, इंटू टू एच माइनस एच वन। जी H2 माइनस H1। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? पहले देख लो, क्या यहां तक क्लियर हाँ हो जी गया सर। सबको? है ना? क्लियर हाँ जी एवरीवन? सर। ठीक है। अब आ गया प्रेशर। अभी मास की भी हम वैल्यू डालेंगे, पर अभी हम प्रेशर के समझते हैं। प्रेशर देखो, प्रेशर की वजह से फोर्स कितना लगा? A1, P1 A1। और फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना होता है? वर्क डन ही तो होता है। फोर्स इंटू डिस्टेंस कितना होता है बच्चों? वर्क डन होता है। तो P1 वर्कडन। इंटू X1 क्या बन जाएगा बच्चों मेरा? वर्क डन बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, P1 A1 इंटू X1 मेरा क्या बन गया बच्चों? मेरा क्या बन गया? एक तरीके का वर्क डन बन गया। समझ में आ गया? यस और नो? हाँ जी सर। सभी को क्लियर हो गया यहां तक? हाँ जी सर। है ना? अब यहाँ पे यस। जो प्रेशर प्रेशर डिफरेंस लेके चलते हैं ना, प्रेशर डिफरेंस, तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा बच्चों मेरा यहाँ पे? P2 A2। और कितना X2 डिस्टेंस आ गया बच्चों? X2 आ गया। प्रेशर का डिफरेंस लेके चलो, Px माइनस Py। तो वही मैंने कर दिया, Px माइनस Py। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस अलग अलग अलग। क्यों? ये डिस्टेंस कम चला, ये डिस्टेंस ज्यादा चला। और वो इक्वल टू किसके हो गया? हाफ M2V2 स्क्वायर माइनस हाफ M1V1 स्क्वायर। अभी भी खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। ठीक है, तो मुझे इसको M1 मानना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैं ये इस वाले मास को ऊपर की तरफ खींच के लेके जा रहा हूँ। M1 कर लेना M की जगह, ठीक है। तो मुझे इसको दोबारा लिखना चाहिए उस साइड, ताकि मैं आपको फिर दोबारा समझा सकूं। तो मेरे ख्याल से मैंने इक्वेशन कुछ इसलिए की है, -mg(H2 - H1) प्लस P1 A1 X1 माइनस P2 A2 X2 इक्वल टू हाफ M2V2 स्क्वायर माइनस हाफ M1V1 स्क्वायर। सर मेरे को मास तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है डेंसिटी, आपको पता है क्या मास, और आपको पता है वॉल्यूम। तो मैं मास की जगह बच्चों रो इंटू वी पुट कर सकता हूँ। रो इंटू वी, तो रो इंटू वी सोच समझ के लिखना है, ठीक है बच्चों? रो इंटू वी सोच समझ के लिखना है। तो देखो, M1 लिखा है। M1 में डेंसिटी तो सबकी सेम ही है, डेंसिटी कभी चेंज थोड़ा ना होता है, डेंसिटी सबकी सेम है। लेकिन पहली वाली साइड में वॉल्यूम कितना है देखो, ये हो गया आपका एरिया, ये हो गया आपकी लेंथ। एरिया कितना है बच्चे? A1। लेंथ कितनी है आपकी? X1। तो ध्यान से देखो, क्या मैं M1 की जगह रो इंटू A1 X1 लिख सकता हूँ बच्चे? यस और नो? लिख सकता हूँ बच्चे यहां तक? राइट? ठीक है। हाँ जी इसमें सर। चेंज नहीं ला रहा हूँ, ये मेरा एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि इसको अभी मैं कैंसिल आउट करूंगा। अब M2 के लिए लिखते हैं। M2 के लिए, M2 के लिए देखो कितना मास बाहर निकल के आया। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे है एरिया A2, लेंथ कितनी है? X2, डेंसिटी तो है ही है, तो हाफ डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है? A2 X2। खत्म।
सर पहले वाले के लिए मास तो आप लिख ही चुके हो, कितना, डेंसिटी इंटू A1 x1 V1 स्क्वायर इक्वेशन 1। क्योंकि यहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो हो रही है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉलोज, तो आपको पता है क्या होगा बच्चों, A1 किसके बराबर होगा बच्चों, A2 V2 के बराबर होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ वॉल्यूम फ्लो रेट भी क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा बच्चों, फ्लो रेट क्या होगा, सेम होगा। अब देखो, जितना वॉल्यूम यहां से डिस्प्लेस हुआ है, जितना वॉल्यूम यहां से डिस्प्लेस हुआ उतना ही तो वॉल्यूम ये वाला है, मानते हो कि नहीं मानते, मैंने बोला था ना, हाँ जितना जी सर। वॉल्यूम यहां से यहां हुआ उतना वॉल्यूम, इसका मतलब कि यहां से A1 x1 विल ऑल्सो बी इक्वल टू A2 x2। इसी बेसिस पर देखो ये वाली इक्वेशन कैसे चेंज आ जाएगी, A1 x1, हर एक पार्ट में A1 x1 A2 x2 है, दोनों इक्वल है ना, तो दोनों कट जाएंगे, सारे के सारे पोर्शन में A1 x1 वाला पोर्शन कट जाएगा। तो फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, माइनस के रो G H2, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस रो GH1 प्लस P1 माइनस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। जो भी 1 1 वाले उनको एक साइड ले जाओ, तो फाइनल इक्वेशन विल बिकम P1 रो GH1 हाफ रो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो आपने देखा होगा प्रेशर, ये भी प्रेशर का ही फॉर्मूला होता है दूसरा, और ये भी तीसरा भी प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या रहे, सिमिलर आते, केवल 1 और 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब पता है बर्नौली थ्योरम ने क्या बोला, बर्नौली थ्योरम ने बोला कि P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर वो हमेशा क्या हो रहेगा बच्चे, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट। ये बोला था बस उसने, किसी भी पॉइंट पर, ये तो मैंने आपके लिए एक इनिशियल और फाइनल पॉइंट लिया। आप किसी भी पॉइंट पर लोगे ना, आपको बोलेगा इस पॉइंट पर बताओ, तो इस पॉइंट पर भी आपका P प्लस रो GH, हाइट मतलब यहां से लेकर यहां तक की हाइट, ये H है, प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ये हमेशा क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गए सभी को यहां तक? हाँ जी सर। ठीक है, अगर आपने यहां तक लिख लिया है तो अब स्टेटमेंट लिखेंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेटमेंट बाद में लिखने का क्या एडवांटेज होता है, कि पहले कॉन्सेप्ट समझ में आए, अब हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट लिखो, बर्नौलीज इक्वेशन इज द बर्नौलीज इक्वेशन इज द सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बर्नौलीज इक्वेशन इज द सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम। सर ये टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, बिल्कुल होता है, देखो कैसे, अभी देखेंगे। कांस्टेंट जो कि इसकी यूनिट होती है जूल पर, ये यूनिट हो गई इसकी। भाई ये तो प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, इसकी यूनिट प्रेशर होती है बच्चों, इसकी भी यूनिट क्या होती है बच्चों, प्रेशर होती है। तो ध्यान से देखो ये कैसे निकल के आया है, कि कैसे एनर्जी डेंसिटी बन रही है। आपको पता है ना कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम एनर्जी डेंसिटी भी कई बार बोल देते हैं। तो देखो एक 1 बाय 1 को एक बार देखते हैं, फिर हम दोबारा डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे, बस फाइनल डेफिनेशन को हम लिखेंगे। देखो
आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है सभी को, क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। हाफ हाफ एम एम बी स्क्वायर। वी स्क्वायर। अगर इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, वॉल्यूम, ये लिख लेना, ये क्या है, वॉल्यूम। तो ये हो गया बच्चे वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। रो वी स्क्वायर। क्या ये यही फॉर्मूला नहीं बन गया, देखना मुझे तो सेम सेम सा लग रहा है ये और ये। यस और नो। तो इसको क्या हाँ मैं, जी सर। इस वाले पोर्शन को क्या मैं, ध्यान से देखो, क्या मैं इस वाले पोर्शन को लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, या फिर एक और नाम भी बोल सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। सर में आ गया बच्चों, हाँ जी यस सर। और सभी को क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मास इंटू जी ये, इंटू एच। अगर मैं इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, एच। डेंसिटी। क्या ये कहीं से मेल खा रहा है, ये रहा सर, सेकंड वाला। तो क्या मैं इसको, ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। तीसरे में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है कैसे हम इसको प्रेशर के इक्वल लेके आएंगे। देखो, अगर मेरे को पर यूनिट वॉल्यूम लाना है तो ऊपर बच्चों वर्क डन भी तो होना चाहिए। देखो ये काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट वर्क डन है। वर्क डन यहाँ पे कितना किया है बच्चों, मैंने वर्क डन मैंने कितना किया, प्रेशर इंटू एरिया किया है। कितना किया है, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर इंटू एरिया तो फोर्स होता है, बिल्कुल होता है। और कितना डिस्टेंस चला आपने, मान के लो x1 डिस्टेंस चला, तो x मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, x। तो मेरे ध्यान से देखो, प्रेशर इंटू एरिया आपका फोर्स हो गया, और आपने अगर एक्जिस्टेंस चला, ठीक है, और पर यूनिट हो जाएगा बच्चे वॉल्यूम वी। अब ये जो फ्लूइड का वॉल्यूम होगा वो भी तो ए इंटू एक्स ही होगा। अभी हमने लिखा था ये एरिया और ये एक्स। एरिया एक्स से एरिया एक्स कैंसिल, कितना आ गया बच्चों, पी के ही बराबर आ गया। देखो पी के बराबर आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं पता है, क्या बोलते हैं, देखो ये होता है प्रेशर एनर्जी, ये इसको बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, या फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई यहां तक, यस और नो। हाँ जी सर। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं बर्नौलिस इक्वेशन को हल्का सा और अच्छे तरीके से लिख सकता हूं क्या, कैसे, लिखो, बर्नौलिस इक्वेशन इज सम ऑफ, बर्नौलिस इक्वेशन इज सम ऑफ प्रेशर एनर्जी डेंसिटी, कॉमा काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, which is constant for all ideal fluid, which is constant for all ideal fluid। नेक्स्ट लाइन से लिखना, बर्नौलिस इक्वेशन, बर्नौलिस इक्वेशन relates the pressure, Bernoulli's equation relates the pressure, flow speed, flow speed and pressure, flow speed and height of the fluid, height of the flow of the ideal fluid, height of the, height of the flow of an ideal fluid।
आइडियल फ्लूइड कौन कौन से होते हैं मैंने बताए थे? इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, इरोटेशन, जो मैंने शुरू में बता चुका हूं। अब बताओ, अब क्लियर हो गया? तो आपको एक फॉर्मूला बस याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, P इज इक्वल टू रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ध्यान रखना, ये हाफ लिखा है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी होगा। ये थोड़ा एमजीएस से रिलेट खा रहा है तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी होगा। इसको तो आप डायरेक्टली प्रेशर एनर्जी डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? हाँ जी सर। Yes, sir. तो इसको एक बार और इसका सेकंड पोर्शन लिख लो, फिर खत्म करते हैं। रो जी एच प्लस हाफ रो वी, दूसरी बुक है ना, मतलब दूसरी बुक होगी, उसमें कुछ इस तरीके से भी दे रखा है कि अगर मैं पूरी इक्वेशन को रो जी से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आएगा एच रो, सॉरी रो तो कट गया, वी स्क्वायर अपॉन में जी, ये आएगा ना वी स्क्वायर अपॉन में जी, रो से रो कट गया। हाँ ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट होगी। इसको क्या बोलते हैं, नाम देखो, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी हेड। इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। तो ये हेड किस लिए बोला गया बच्चों? हाइट से, जितने हाइट का डिफरेंस है ना, उसी हेड को बोल दिया हेड। मतलब उसका कितना हेड पोर्शन है, टॉप पोर्शन है, तो कितनी हाइट से है बच्चों, तो उसका नाम बस एक नाम दे दिया गया, ये इतनी हाइट ऊपर है ना, ये एच हो गई आपकी, तो इसी का नाम से दे दिया बच्चों हेड। तो प्रेशर हेड, ग्रेविटेशन हेड, काइनेटिक एनर्जी हेड, बस ये नाम है। अदरवाइज का कुछ ज्यादा इक्वेशन नहीं याद रखनी, मेजरली इक्वेशन तो आपको ये वाली याद रखनी है, बस ये वाली। क्लियर हो गए सभी को यहां तक बच्चों अच्छे से? हाँ जी सर।